हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ आपके लिए 1500 क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज़, जो कि एमपीटेट और सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है वेतन, सेवा, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है उसके छात्रों का विश्वास। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है 4 क्वेश्चन, अब वो ऑप्शन नंबर 4। एक शिक्षक को हमेशा छात्रों को इस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए कि वो हमेशा सही हो। ठीक है, क्योंकि जो छात्र हैं वो सबसे ज़्यादा अगर विश्वास किसी पर करते हैं तो वो एक शिक्षक है। शिक्षक उसके लिए सबसे पहला आइडियल होता है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि शिक्षक के लिए जो सबसे बहुमूल्य निधि अगर कभी भी पूछी है तो वो उसके छात्रों का विश्वास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। परिकल्पना को बार बार परीक्षा करने से गलत नहीं पाई जाती। परिकल्पना को बार बार परीक्षा करने से गलत नहीं पाई जाती, तो वह है कानून, सिद्धांत, खोज या फिर मूल संकल्पना। तो अगर हम किसी भी परिकल्पना पर बार बार परीक्षण करते हैं और उसका जो परिणाम निकल कर आता है वो हमेशा एक ही रहे, ठीक है, यानी कि परिकल्पना है उस पर हम बार बार प्रयोग करें, निरीक्षण या फिर परीक्षण कर रहे हैं और उसका हमेशा जो परिणाम निकल कर आ रहा है वो एक है, तो हम कह देंगे कि ये जो परिकल्पना है ये कैसी है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। ठीक है, अगर ये सार्वभौमिक है तो ये क्या बन जाती है, सिद्धांत। जब भी परिकल्पना सार्वभौमिक हो जाती है तो वो एक सिद्धांत बन जाती है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो देखिए, कभी भी अगर श्रुतलेख आपको मिलता है तो ये गलत, यहाँ पर भी श्रुतलेख गलत और यहाँ पर भी गलत। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है 3, यानी कि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। जब भी हम विचार गोष्ठी कराते हैं तो इससे बच्चे में क्या आता है, कॉन्फिडेंस, वो अपनी बातों को रखता है, अभिव्यक्ति उसके अंदर आती है। ठीक है, तो हमेशा हमें बच्चों को चर्चा करवाना चाहिए, विचार गोष्ठी और कार्य योजना, इन सब में बच्चे क्या है, हमेशा एक्टिव रहती है। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो है 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर मीथेन। तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये क्या है, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं और जो नहीं है वो है हीलियम, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, डेसिबल, जूल या फिर न्यूटन, नैनो इकाई। तो तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसका मापन किया जाता है डेसिबल के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ए। ठीक, अब देखिए, जब भी 80 से अधिक, 80 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं शोर। ठीक है, ये याद रखिए। और सामान्य अगर बातचीत, यानी कि सामान्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं तब अगर ध्वनि पूछी है तो वो होती है 25 से 30 डेसिबल। ठीक है, और अगर 5 डेसिबल की ध्वनि हो तो अत्यधिक मंद हो जाती है और 75 की जो ध्वनि होती है वो साधारण तेज मानी जाती है, और 120 हो जाए तो समझ लीजिएगा ये ध्वनि बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है। और WHO के द्वारा जो ध्वनि बताई गई है जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं वो 60 से अधिक बताई गई है, और इंडिया के द्वारा बताई गई है 45। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है, यानी कि वो स्थलाकृति जिसका निर्माण हिमानी द्वारा होता है, तो इसके द्वारा होता है यू आकार की घाटियों का निर्माण। ठीक है, और इनका जो नामकरण पड़ा है, यानी कि इनका जो नाम पड़ा है किसके वजह से पड़ा है, यू, यानी कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं यू से पड़ा है इसका यू आकार की घाटी। क्या है, ये आराम से इधर उधर की जितने भी, जैसे कोई हिमनद है
वो उसके आसपास जितना भी क्षेत्र होता है उसका कटाव कर देती है, जिससे कि जो आकृति बन जाती है वो इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें यू आकार का शेप ले लेती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं। और अगर कभी भी पूछा जाए कि साउथ में जितनी भी रिवर हैं, जो भी नदियां हैं, वो किस आकार की घाटी बनाती है, तो वो बनाती है वी आकार की घाटी। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा या फिर सिंधु। तो देखिए, ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये किस में गिरती हैं? ये गिरती हैं अरब सागर में जाकर के। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो रिवर है, जो नदी है, वो कौन सी हो गई? वो हो गई स्वर्णरेखा। और इसमें याद रखिए, जो स्वर्णरेखा नदी है ये झारखंड में जो प्लेट्यू है वहाँ से निकलती है, वहाँ से बहती हुई, और ये किस में? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या बनाती है? जितनी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं वो हमेशा क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमेशा जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? वो बनाती है हमेशा डेल्टा। और अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो हमेशा बनाती हैं एस्ट्रीम। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है ए, यानी कि स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट है, राकेश कक्षा 5 के पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना। नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं करते। प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, हर छोटी बात के लिए हम लोग प्रधान अध्यापक के पास नहीं जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, उसकी अनियमितताओं का कारणों की जानकारी और सही मार्गदर्शन देना, यानी कि उसकी जितनी भी अनियमितता है या फिर जो भी कारण है उनको जानना और उसे सही मार्गदर्शन देना, यही एक शिक्षक का काम है। इसीलिए हमारा जो सिलेबस है उसमें परामर्श और निर्देशन वाले 2 चैप्टर रखे गए हैं, क्योंकि हम बच्चों की जो कमियां हैं उनमें जो भी अनियमितताएं आ रही हैं उनको जान सकें और उन्हें सही रूप से परामर्श दे सकें, निर्देशन दे सकें। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो है 3, यानी कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है वो झीलों का शहर कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो है बी, यानी कि भोपाल। ठीक है, और अगर आपको एक बात बताऊं कि जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, वो भारत का हृदय भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो यूरोप को जो अफ्रीका से अलग करता है वो है भूमध्य सागर। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा वो है 4। अब देखिए कैसे, इस तरीके से ये ऊपर है यूरोप और यहाँ से ये देखिए, ये है जैसे कि अफ्रीका और ये है यूरोप, यहाँ पे ये बीच में है भूमध्य सागर, और यहाँ पे है जिब्राल्टर संधि, जो जल डमरू मध्य कहते हैं, जिसे हम जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका भी एक रीज़न है। 16 सितंबर 1987, ठीक है, ये डेट याद रखना। इस दिन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई थी जितने भी ऐसे रासायनिक पदार्थ या फिर जो भी ऐसी गैसें हैं जो कि ओजोन परत को
नुकसान पहुंचाती है, उनकी रोक के लिए ये रखा गया था। इसलिए इसी 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये कब घोषित किया गया? ये किया गया था 1994 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बोला कि 16 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। तो देखिए, सबसे पहले क्या आते हैं? उत्पादक, फिर आते हैं उपभोक्ता, और फिर आते हैं अपघटक। ठीक है, इनके बाद आते हैं अपघटक। जितने भी उत्पादक होते हैं वो सभी होते हैं हरे पेड़ पौधे, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। मतलब सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्पादक। फिर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता वो कहलाते हैं जो कि उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। अब उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता पूर्ण रूप से कैसे शाकाहारी होते हैं, जो पूरी तरीके से उत्पादक पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे कि बकरी, गाय। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये शाकाहारी भी होते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और पूरी तरीके से किस पे? उत्पादक पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ए। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तत्वों के चक्रण। अब तत्वों के चक्रण से याद रखना कि ये जो तत्वों का चक्रण होता है, यानी कि जब भी कोई खनिज पदार्थ है एक जीव के द्वारा दूसरे जीव में और दूसरे जीव से तीसरे जीव में जाते हैं और इस तरीके से ये पुनः फिर से ये मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी कि इनका चक्रण होता रहता है। जैसे कि कोई भी खनिज पदार्थ है, अब ये खाया किसी बकरी ने, ठीक है, पहले तो शुरुआत से करते हैं, जैसे कि कोई भी खनिज पदार्थ है वो पेड़ पौधों ने यूज़ किया, ठीक है, उससे बनाया इन्होंने भोजन। इससे खा लिया किसी बकरी ने, बकरी को खा लिया शेर ने, अब शेर मर गया, उसे किसने खा लिया? चील ने, और चील के मरने के बाद उसका हो गया अपघटन, और अपघटन होने के बाद ये पुनः किस में मिल गए? मिट्टी में, यानी कि मिट्टी से ही यूज़ किए तो फिर से मिट्टी मिल गई। इनका क्या हो गया? इसे ही बोलते हैं हम लोग चक्रण, यानी कि पुनः चक्रण हो जाना। और इसमें क्या बोला गया? तत्वों के चक्रण को। तो इसे तत्वों के जो चक्रण होता है उसे हम बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्रण। तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? वो है ए, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ई, पहला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम यानी कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है, करने वाली गैस है। और ये हाइड्रोजन है, ये शुरुआत में किसमें? गुब्बारों में प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है, इसलिए इसे गुब्बारे जो होते हैं उनमें भरा जाता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हीलियम इसकी जगह पर यूज़ होती है। याद रखना, कभी क्वेश्चन आता है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो है हीलियम, क्योंकि प्रेजेंट टाइम हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हीलियम को करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है इसलिए। अब बात आती है डीजल की। डीजल जो है वो पेट्रोल और कोयला इनसे भी ज़्यादा हानिकारक गैस है, यानी कि इसको जलाने के बाद जो गैसेस निकलती हैं वो पेट्रोल और कोयले से भी हानिकारक होती हैं। और इसमें पूछा गया है न्यूनतम, तो कौन से होगा? वो है हाइड्रोजन, यानी कि पेट्रोलियम भी हानिकारक है, डीजल भी और कोयला भी। नेक्स्ट, संकटग्रस्त जंतु दैत्य पांडा पाया जाता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या ब्राज़ील में? इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो संकटग्रस्त दैत्य पांडा है ये चाइना में पाया जाता है, और चाइना में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है विशालकाय बिल्ली भालू के नाम से, ठीक है, विशालकाय बिल्ली भालू के नाम से। अब ये विलुप्त होने की कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं। और आपको बता दूं ये कहाँ पाए जाते थे? ये चाइना में जो बांस के जंगल हैं उनमें ये पाए जाते थे।
क्योंकि ये विशेष प्रकार का बांस खाते थे इसलिए, ठीक है। अब वो बांस खत्म हो गए जिसकी वजह से ये दैत्यकार पांडा है वो भी खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है 3, यानी कि चीन। तो आज हम लोगों ने इसमें कुल 15 क्वेश्चन कर लिए और एक एक क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने पूरी एक्सप्लेनेशन भी देखी है, यानी कि 5 के साथ साथ हर एक क्वेश्चन पे हम लोगों ने कोई 4 या 3 इतने क्वेश्चन तो किए ही हैं। तो ऐसे ही ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू चलती रहेगी। प्लीज़ अगर ये आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।